हेलो बच्चों। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस मींस वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने फिजिक्स में भी कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं। जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल होता है आपका आई आर। यहाँ आर क्या है, रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस यही तो होता है कि करंट के फ्लो को कितना रोक रहा है ना। अब आपको बताया गया था कि रेजिस्टेंस जो होता है उसके क्या फैक्टर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अफेक्टिंग फैक्टर क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ हम इंक्रीज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट वहीं से आता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वायर का एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इन दोनों आर की ही वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर। प्रोपोर्शन का साइन हटाया, हमने इक्वल लगाया, तो इस प्रोपोर्शन साइन हटाने एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो कि हमने यूज किया रो। क्या यूज किया, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। और रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आईयूपीएसी में इसको रेजिस्टिविटी के नाम से जानते। आईयूपीएसी इसको रेजिस्टिविटी के नाम से ही एक्सेप्ट करता है। तो आपका आर इक्वल होगा रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो की वैल्यू आएगी आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ देखो, इसकी यूनिट निकालनी है हमें। तो आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और रो की एल की यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो गया, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, इसको जी से डिनोट करेंगे। और कंडक्टेंस होता है, जी इक्वल होता है 1/रो। क्या होता है, 1/रो। कंडक्टेंस होता है द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, 1/r होता है बेटा, 1/r, ठीक है। यानी आर की वैल्यू को जैसे हम उल्टा कर देंगे वैसे आपका ये आपको मिल जाएगा। तो आपको बताया जी इक्वल क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, या फिर उसको बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस। इसको एस से डिनोट करेंगे। तो जी की यूनिट, जी क्या होता है, 1/r। तो 1/r को हम लोग जैसे ही आर को उल्टा करेंगे तो ए कहाँ चला जाएगा, 1/रो। मान लिया थोड़ी देर के लिए हमने आर को उल्टा किया। ये आर का फॉर्मूला लिखो, आर इक्वल होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/r इक्वल हो गया 1/रो इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये जो रो है 1/रो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और आईयूपीएसी से एक्सेप्ट करता है कंडक्टिविटी, और ये इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर होता है, इसका नाम है कप्पा। क्या नाम है, कप्पा। ये भी सेम के जैसा होता है, इसको बनाने का तरीका देख लो, बड़ी ही आसानी से ये बन जाता है। इसको ऊपर वाले को घुमा दो और नीचे वाले को स्ट्रेट कर दो, आपका कप्पा बन गया, ठीक है। तो कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा, रो क्या है, जी क्या था यहाँ पे, कप्पा इक्वल हो जाएगा जी इंटू एल अपॉन ए। अब इसकी यूनिट भी अगर कैलकुलेट करोगे तो यूनिट आएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या आएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
एक बार फिर से देख लो कंडक्टेंस को, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब एक बुक में एक डेफिनेशन ये भी आती है, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं बेटा जो whose रेसिस्टेंस इज जीरो एंड कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट, यानी जो बिल्कुल भी जिनमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, जो चार्ज के फ्लो को बिल्कुल भी अपोज नहीं करते हैं, करंट फ्लो को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, वो होते हैं आपके सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स आपको पता चले, यानी ऐसे कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस जीरो और कंडक्टिविटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। अब कंडक्टेंस ऑफ मेटल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उनको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करे ले रहे हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल। अब मान लीजिए स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर मान लीजिए अलग अलग तरह से एटम जुड़े होते हैं मेटल के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। और नेचर, नेचर का क्या मतलब है, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नेचर दो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देती है, दूसरी इलेक्ट्रॉन को देर से लूज करती है, जिसको रिलीज करने में टाइम लग रहा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो जाएगा वो ज़्यादा कंडक्टर होगी, और जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेगी। या फिर ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ हमने नहीं दिया है, NaCl का आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटम्स। अब आपको सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हो, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन चलेगा। अगला आता है टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया, आपको ध्यान आया होगा, जैसे टेम्परेचर का वैसे आपने सोचा हो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी कंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों, मान लीजिए कोई यहाँ पे ये एटम्स हैं, इनको आपने गर्म करना शुरू किया या टेम्परेचर बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से फ्लो हो रहे थे पहले। अब इसके जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करने लगेंगे, क्योंकि उसे नीचे से एनर्जी मिल रही, तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। अब जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको उनके रास्ते में ये टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे। तो रेजिस्ट करने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी। अगला आता है आयनिक कंडक्टेंस, क्योंकि हमें तो ये केमिस्ट्री में पढ़ना है। आयनिक कंडक्टेंस है ना, ये मेटल का फिजिक्स जैसा लग रहा था। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर वो आयंस के द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब इस आयनिक कंडक्टेंस को अफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से वो देख लेते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मान लीजिए आपने एक NaCl ले लिया, ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, 100% जब डिसोसिएट हो रहा है तो क्या हुआ कि 1 मोल NaCl से 1 मोल Na पॉजिटिव बनेगा, 1 मोल Cl निगेटिव बनेगा। अब जब ऐसा होगा तो जब 100% डिसोसिएट हो रहा है, आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, अगर आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब यहीं पे हम ले लेते हैं CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, अगर ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा यानी नंबर ऑफ आयंस उसमें कम रहेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी ये कम कर पाएगा। अगला आता है साइज ऑफ आयंस। यहाँ देखिए NaCl जो है
NaCl में Na का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, या यूँ कहिए कि ये बहुत छोटे साइज का होने के कारण ये अपने सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, अगर घुलना बंद कर देगा तो कंडक्टेंस या फिर Na का प्रोडक्शन, Na पॉजिटिव का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। अगला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है NaCl को अगर आप पानी में घोलो तो 100% डिसोसिएट हो जाता है। भाई मान लो आपने बेंजीन में घोल दिया तो हो सकता है कि 2% डिसोसिएट हो। तो ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं, है ना। अगला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये अच्छी चीज है। मान लीजिए यहाँ से आपने जब 1 मोल लिया तो 1 मोल Na बना, ठीक है। तो थोड़ी देर के मान लो तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। 2 मोल लिए तो 2 मोल Na बना, 3 पे 3 मोल, 5 पे 5 मोल, 20 पे 20 मोल। तो जैसे जैसे आयोन्स के मोल बढ़ेंगे कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का फर्क आप लोग पहले ही जान चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा इसके साथ में। अब हम लोग सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब सीधी सीधी बात है कि कप्पा की वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे यहां से, है ना, ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए फिजिक्स में एक आपको दिया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या दिया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो ये देखो, यहाँ ये एक वायर है जिसमें अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, फिर R3 और R4, इसको एक बैटरी से पूरे को जोड़ दिया। अब यहाँ इसमें करंट फ्लो कब बंद हो जाएगा? जब इधर और इधर दोनों का चार्ज जो है वो इक्वल हो जाए। तो एमीटर में फिर एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो फिक्स वैल्यू आ जाएगी तो वही इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? मेटेलिक कंडक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेटेलिक कंडक्टर की। तो यहाँ अगर मेटेलिक कंडक्टर के लिए हम लोग निकालना चाहें तो होता R1/R2 इक्वल R4/R3। ध्यान ये रखना है कि इधर R4 होता है, या फिर ऐसे लिख दो R1/R4 इक्वल हो जाएगा R2/R3। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड साइड। तो R1/R4 इक्वल हो जाएगा R2/R3। ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्पीड से बोल दो R1/R2 इक्वल R3/R4। ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ध्यान रखना है इसको बड़े ही गौर से। अब इसमें से आपने निकालना क्या है, थोड़ी देर मान लो ये 4 रेजिस्टेंस थे, इनमें से R2 आपको अननोन था, इन तीनों की वैल्यू पता थी, तो आप इस फॉर्मूले से R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। और उसमें आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। अब जब आपको रेजिस्टेंस मिल गया तो रेजिस्टेंस से हम निकाल लेंगे रो की वैल्यू, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को 1 करेंगे यानी इसका उल्टा कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? कंडक्टिविटी या कप्पा की वैल्यू मिल जाएगी, है। अब बेटा आयनिक सॉल्यूशन का जो ये कप्पा की वैल्यू निकालनी होती है, कंडक्टिविटी वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए हमें 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक तो होता है डीसी करंट। पहली प्रॉब्लम क्या है आपकी? डीसी करंट। ये अपने एक बीकर ले लिया, थोड़ी देर के लिए देख लो। ये बीकर ले लिया, इस बीकर में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हो जिसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 ही नेगेटिव चार्ज है। इधर आपने क्या किया? इलेक्ट्रोड लगा दिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के पास इकट्ठा हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पे इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एक कंडीशन आएगी जब इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो गई तो फिर आप कैसे निकालेंगे कंडक्टिविटी?
दूसरी प्रॉब्लम आती है कि ये सॉल्यूशन होता है ना। इधर तो हमने वायर लगा लिए थे, अब सॉल्यूशन को हम लोग कैसे उसमें यूज कर पाएंगे? तो वी कैन नॉट कनेक्ट इट विद ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज से इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना पड़ता है एसी करंट। एसी करंट में क्या है, एक बार आपने एसी देखी होगी, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो ये 1 सेकेंड में लगभग यहाँ जो करंट आता है उसकी 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे होता है, जिससे ये एनोड और कैथोड पे कोगुलेट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। दूसरी प्रॉब्लम आपकी सोल्यूशन वाली रही। तो इस सोल्यूशन वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग यह यूज करते हैं कंडक्टिविटी सेल्स का। किसका यूज करते हैं? कंडक्टिविटी सेल्स का। यहाँ देखो, कंडक्टिविटी सेल के लिए आपके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्लेटिनम के पीटी इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। और इस सेल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी एल। इतना समझ में आया? दैट मीन्स ए और एल इसमें क्या हो जाता है? कांस्टेंट, जो आपको पहले से ही पता है ना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कप्पा और एल अपॉन ए, ये आपको पहले से ही पता है, तो इसको एक कांस्टेंट की तरह यूज कर लेते हैं, जिसकी जगह पे हम लिखा जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है? सेल कांस्टेंट, क्योंकि हमें एल और ए की वैल्यू पहले से ही पता होती है। इसको हम चाहें तो, क्योंकि इसको जी स्टार इसलिए यूज करते हैं कि हो सकता है 2 तरह के, 3 तरह के या अलग अलग तरह के जब हम लोग इसमें सोल्यूशन भरेंगे। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अभी NaCl का भर दिया तो वैल्यू दूसरी आएगी, है ना। KCl का भर दिया, वैल्यू दूसरी आएगी, लेकिन ए और एल की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, है ना, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए हम लोग इसको सेल कांस्टेंट बोल देते हैं। तो कप्पा इक्वल हो जाएगा जी स्टार अपॉन आर, जी स्टार अपॉन आर। आपको कप्पा की वैल्यू मिल गई। यहीं पे एक और आता है मोलर कंडक्शन या मोलर कंडक्टिविटी। अब वायर में क्या होता था कि अगर इतना बड़ा वायर है तो इसका मान लीजिए 1 मीटर का था ये, तो इसका कंपोजिशन या एटम्स को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, जैसा है वैसा ही रहना है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या है कि 1 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बदलती रहेगी। अगर ऐसा होता है तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग कैसे मोलर कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं, निकालते हैं? उसके लिए होता है लेमडा एम कप्पा अपॉन सी। सी क्या है? मोल पर लीटर, या फिर इसको वॉल्यूम में दिखा दो, मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इसकी यूनिट अगर निकालना चाहें तो लेमडा एम इक्वल होता है एस अपॉन एम, यानी सीमेंस अपॉन एम मीटर, मोल मीटर क्यूब। जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो यहाँ आपका जो है पर मीटर यानी -1 पावर हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर कभी कभी तो बताते हो लैम्डा ये है और कभी बताते हो लैम्डा ये है। बेटा आप लोग ABCD जो पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट 2 तरह से पढ़ते हो, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। इसी तरह से जो ग्रीक लेटर्स होते हैं उनमें भी स्मॉल और कैपिटल फॉर्म होती है, तो ये वाले जो होता है ये कैपिटल फॉर्म का लैम्डा है और ये जो है वो स्मॉल फॉर्म का लैम्डा होता है। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। तैयारी करते रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।